है। ये लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आज दूसरा दिन मॉनसून सत्र का। सामने राजीव पटेल पर है, उमेश भाई पटेल, उमेश भाई पटेल सामने। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव की ग्राम पंचायतों, नगर परिषदों एवं नगर पालिका में वर्तमान में कितने एमपीएस सहित स्वच्छता कर्मी कार्यरत हैं? इनमें से कितने नियमित, संविदा, आउटसोर्स एवं दैनिक वेतनभोगी है? क्या 5 साल से अधिक समय से अनियमित पद पर काम करने वाले कर्मचारियों को फिक्स करने के लिए सरकार कोई नीति बना रही है? यदि हाँ तो क्या? नहीं तो क्यों नहीं? इसका विवरण सदन में रखा जाए। प्रश्नकाल के बाद आपको उचित नियम प्रक्रियाओं के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। दमन एंड दीव के एमपी अपना सवाल पूछ रहे थे प्रश्नकाल में, लेकिन वो सवाल खत्म हो उससे पहले हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा स्पीकर को 12 बजे के लिए या 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया सदन को। उन्होंने कहा सबको उचित समय दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई 11:03 और स्थगित कर दी गई। अब राज्यसभा का रुख कर लेते हैं, सुनिए। Urban affairs on action taken by the government on the recommendation and observation contained in the 21st report, 17th Lok Sabha of the Committee of the Smart Cities Mission and Elevation listed against my name in today list of the business. श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी टू मूव ए मोशन फॉर अपॉइंटमेंट। अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, सुनते हैं। मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया। कुछ लोगों का कहना है शायद जनरल डायर की आत्मा ने मोदी जी के रूप में जन्म लिया। अभी थोड़ी देर पहले मोदी सरकार की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने उसमें लिखा है कि जिन जिन लोगों ने कल उस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था सबके खिलाफ ऐसी एफआईआर करेंगे, ऐसी एफआईआर करेंगे। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, ये देश आपके पिताजी का नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। धमकी देना बंद करो, इस तरह की धमकियां देना बंद करो, नहीं तो ये देश के लोग आपको ऐसा मजा चखाएंगे कि इतिहास याद रखेगा कि क्या हाल, क्या हर्ष हुआ था, एक तानाशाह था इस देश के अंदर। मैं देश के बच्चों को और पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम सब एक साथ हैं। हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हम आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं, 8588333548। मेरी सभी चैनलों से निवेदन है, इस हेल्पलाइन नंबर को कृपया चला दें। हो सकता है आपके कोई जान पहचान वाले भी दुखी हों, हो सकता है आपके ऊपर बहुत दबाव है, मैं समझ सकता हूं, बहुत दबाव के अंदर सारे टीवी चैनल वाले काम कर रहे हैं, लेकिन ये हेल्पलाइन नंबर चला दें, हो सकता है किसी को काम आ जाए। 8588333548। अगर आपको किसी तरह की लीगल मदद की जरूरत है, आपके बच्चे नहीं मिल रहे, बच्चों पे झूठा केस कर दिया गया है, बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हमने एक लीगल टीम बनाई है आम आदमी पार्टी ने, हमारी लीगल टीम आपकी मदद करेगी। किसी केस में अगर जरूरत पड़ी तो बड़े से बड़ा वकील भी देश का आपके बच्चों के लिए खड़ा करेंगे। आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो धमकी दे रहे हैं, ये धमकी अपनी जेब में रखें मोदी जी, ये धमकी से ये देश डरने वाला नहीं है, आपकी धमकियों से ये देश डरने वाला नहीं है। हम सब 140 करोड़ लोग एक साथ हैं। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि नंबर चला दीजिए, मैं 2 बार रिपीट कर लेती हूँ अरविंद जी, 8588333548। एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ, 8588333548।
ठीक है, ये नंबर आम आदमी पार्टी ने जारी किया है। जितने भी लीगल केसेस आप इस वक्त खासकर ये जो प्रोटेस्ट के दरमियान आप पर लगे हैं, आप क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस ने कहा एफआईआर दर्ज करवाने वाली है, तो अगर आपको लीगल सपोर्ट की जरूरत चाहिए तो आम आदमी पार्टी ने वो लीगल सपोर्ट दे दिया है। निवान जी, यही तो मेरा सवाल था ना कि क्या सीजेपी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? रूबिका जी, हम हर युवा के लिए काम कर रहे हैं। कल को सरकार अगर आपके ऊपर भी जो है वो तानाशाही करेगी तो हम आपके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। तो मतलब मैं इस पे फोन कर दूं 8588883548। राधिका जी मेरे ऊपर मानहानि का केस करे तो मैं आपके पास आऊं, फोन करूं 8588883548। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे और आपके ऊपर मानहानि का केस करते हैं तो हम लड़ेंगे। और मैं आपके खिलाफ आपके खिलाफ आवाज उठाऊं तो तब भी फोन कर सकती हूँ यहाँ पर? मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा आपका केस। मौका आपने दिया कि कल एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस दिए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। हाउस इज एडजर्न्ड फॉर टुडे। राज्यसभा से भी ये तस्वीरें जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ और जब जैसे ही शोर शराबा शुरू हुआ तो फिर सभापति ने कहा कि हाउस इज एडजर्न्ड टुडे। हमारे साथ अनंत विजय जी, हमारे साथ फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और विनोद अग्निहोत्री जी आपको दिखाई दे रहे हैं, निवान जी और राधिका जी इस वक्त स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। अनंत विजय यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। राधिका खेड़ा आपका भी रुख करूं, विनोद जी आपका भी, उससे पहले अनंत विजय जी, बच्चों की दिक्कत है कि नहीं? परीक्षा की हमारे यहाँ जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसमें दीमक लग गई है कि नहीं? और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप इसे सही मानते हैं कि नहीं? आवाज। रूबिका जी, परीक्षा की समस्या में और एजुकेशन रिफॉर्म की बिल्कुल आवश्यकता है और ये आवश्यकता सिर्फ 5 सालों में या 10 सालों में उत्पन्न नहीं हुई। पेपर लीक की समस्या वर्षों से रही है और इस समस्या को दूर करने के उपाय नरेंद्र मोदी की सरकार को करना चाहिए था और अगर नहीं हो रहा था तो जैसे अब दूसरी बार जब नीट का एग्जाम हुआ तो हो गया ना, तो मुझे लगता है कि जो राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशें परीक्षा सुधार के लिए की थी उसको लागू करने में इतना समय नहीं लगाना चाहिए था। ये सारे हमारे बच्चे हैं, इनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए, लेकिन बच्चों की आड़ में जो राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नरेंद्र मोदी को उनके बाप की याद दिला रहे हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग करने वालों को भी जनता की पहचान करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, आज अन्ना हजारे कहाँ है? रालेगांव सिद्धि में बैठे हुए और उनके जो चेले चपाटी थे वो कहां है? तो सोनम वांगचुक तो फिर लद्दाख में ही नजर आएंगे और ये लोग कहां होंगे ये अलग बात है। मैं बस मैंने अन्ना हजारे का वो आंदोलन भी देखा था जिससे बाद में आम आदमी पार्टी, और हमने खूब कवर किया है उसको, आपने भी किया होगा। उस समय इस तरह के हिंसक आंदोलन नहीं हो रहे, उस समय एक लड़की के साथ किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं की गई। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं रूबिका जी, कल मेरे एक मित्र ने बताया, वो 11 अशोका रोड के सामने अपनी गाड़ी से निकले, उनको घेर लिया सब लोगों ने, तो उनका ड्राइवर इतना बुद्धिमान था, उसने वो कुर्ता पैजामा पहने बैठे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ड्राइवर से पूछा कि भैया कौन है? तो उसने कहा ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो भीड़ ने कहा ठीक है जाने दो इनको। मैं कह रहा हूं कि अगर सिस्टम के प्रति गुस्सा है तो गुस्सा तो पूरे सिस्टम के प्रति होगा ना, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के और इसके नेताओं को जाने दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसके साथ तोड़ फोड़। क्योंकि सरकार उनकी है ना अनंत विजय जी, सरकार उनकी है।
रूबिका जी, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो फिर ये मत कहो ना, ये मत कहो कि ये अराजनीतिक आंदोलन है। जिस प्रकार की हिंसा हुई, जिस प्रकार के पत्थर फेंके गए, जिस प्रकार का लाठीचार्ज बच्चों के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं। हमारी पुलिस को ऑर्गेनिक ग्रोथ जब बच्चों का होता है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, उसके लिए दूसरी बात ये है कि हमको ये आनंद जी, हमने वो तस्वीरें देखी है। एक तो वो भीड़ तंत्र साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मतलब वो मैं अभी भी ज्योति मिश्रा जो मेरी सहयोगी हैं सर, 1 साल का बच्चा है उसका, वो घर पे अपने बच्चे को छोड़ के रिपोर्टिंग करने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरती है। सुबह से वो महिला जो है वहां जगह, और कल पहला दिन नहीं था फराज भाई, कल वो जब वहां गई तो उसको भीड़ चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि उसके हाथ में चैनल का माइक है। प्री कंसीव नोशन के तहत उसको तरह तरह की फप्तियां कसने लगते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको डराते हैं। डीसीपी को आकर उसे रेस्क्यू करना पड़ जाता है, और वो भी 3 घंटे लग जाते हैं। उस 3 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए रूबिका जी, ज्योति को ये हेल्पलाइन नंबर भेज दीजिए। हाँ, 8588333548 ना। इतना तो निवान जी ने नहीं रटा होगा जितना मैं रट के बता दी हूँ। और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम पर पता नहीं कोई प्रेशर है, हम पर दबाव है, हम नहीं चलाएंगे, मैं जितना मैं रटी हूं उतना तो मेरे ख्याल से जिसने ये नंबर दिया है उसने नहीं कहा होगा। तो ये सारी बातें आप मत कहा कीजिए ना, फिर जबरदस्ती एक्सपोज हो जाते हैं टीवी स्क्रीन पर। फिर निवान जी बता देती हूं, 8588333548 इस पर फोन कीजिए अगर आपको लीगल सहायता चाहिए तो। मैंने कहा था आप अलग हैं, मैंने तो शुरू करते ही कहा था। हाँ, तो मैं तो कह रही हूँ आपको, अब तक तो फोन आने शुरू भी हो गए होंगे। बहरहाल मैं 1 सेकंड, फराज भाई पहले फराज भाई कल डिंपल जी भी गई थी, है ना। उन्होंने मतलब आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, बहुत से लोगों को वो भी रेस्क्यू करती हुई नजर आई। लेकिन ये जो महिलाएं फंस गई थी, जो महिला पत्रकार फंस गई थी, उनका क्या सर? रूबिका जी, आदाब। आज बहुत दिनों बाद आपके साथ शो पे आया हूं और आपको बहुत बहुत बधाई आपके नए रोल के लिए। दुष्यंत कुमार जी ने 2 लाइनें लिखी हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अनंत विजय जी को मैं सुन रहा था, बड़े पत्रकार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनको मैं फॉलो करता हूं। इन्होंने एक बात कही कि दूसरी बार नीट का एग्जाम जो है वो सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन अनंत जी, इसमें कोई बहुत प्राउड का विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। ये बहुत शर्म की बात है कि जब एक साधारण सी परीक्षा कराने के लिए इस देश के सिस्टम को एयरफोर्स की मदद लेनी पड़े, तो रूबिका जी सोचिए कि कितनी गंभीर सिचुएशन है कि एयरफोर्स की मदद कहां ली जाती है। अनंत जी, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। पर ये कोई नई बात नहीं फराज भाई, अब वहां जापान में भी होता है, कोरिया में भी होता है। रूबिका जी, फराज भाई आप तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, प्लीज डू नॉट डू दिस। और फराज भाई, मतलब जापान में अगर होता है, कुछ चीजें जापान में अगर खराब है, खराब है, रूबिका सुनिए, वक्त चाहिए होगा। आनंद जी, जी आनंद जी, बोलिए सर, बोलिए। आनंद जी सुनिए, बिल्कुल बोलिए। जी, अभी आपने कहा कि बच्चों की आड़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। कल मैं एक शो में था, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि बच्चों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति की जा रही। बहुत प्रबुद्ध पत्रकार आपके शो में बैठे हुए हैं। अनंत जी, नवनिर्माण आंदोलन क्या था? गुजरात के हॉस्टल से निकली हुई एक चिंगारी जो छात्रों और नौजवानों ने शुरू की थी, उसका नेतृत्व बाद में किसने किया ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को बता दूं कि जयप्रकाश नारायण जी ने उसका नेतृत्व बाद में किया। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या जयप्रकाश नारायण जी भी बच्चों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे थे? अनंत जी, आप तो बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था तो 16 मार्च 1930 को वो आनंद जो जगह है
गुजरात में शायद वहां गए थे। उसके दूसरे दिन वो रास में गए जहां पर सरदार पटेल को अरेस्ट किया गया था, रूबिका जी। वहां पर गांधी जी ने छात्रों और नौजवानों से यह अपील की कि उनका ये जो मूवमेंट है अपने स्कूल और कॉलेजेस को छोड़ करके उसका साथ दें। तो क्या गांधी जी भी छात्रों और नौजवानों के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति कर रहे थे? फराज भाई, आपने अभी रूबिका जी आपने कहा, बस 20 सेकंड, अभी आपने कहा सुनिए प्लीज, खुदा के वास्ते गांधी जी से, जेपी जी से, तमाम जो आंदोलन अब तक हुए हैं उनसे इसकी तुलना मत कीजिएगा सर। एक को बर्गर खाना होता है, गांधी जी जाकर बर्गर नहीं खा रहे थे सर। रूबिका जी बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। आनंद जी जल्दी से बोल दीजिए, फिर वो खड़गे जी का बयान सुनाना जल्दी से। बस इतना कहना चाहता हूं। फराज भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा और आपने पढ़ने लिखने होने का सबूत भी दिया, बस छोटी सी आपने छुपा लिया उस बात को। जयप्रकाश नारायण और गांधी जी ने कोई पद स्वीकार नहीं किया, राजनीति करते रहे वर्षों तक। न वो प्रधानमंत्री बने न मंत्री बने। ऐसे लोगों की तुलना ऐसे लोगों से मत करिए जिनका अंतिम उद्देश्य सत्ता पाना है। सत्ता की सीढ़ी बनाकर अगर जनता को चलेंगे तो न जयप्रकाश जी उस सीढ़ी पर चढ़े और न ही गांधी जी उस सीढ़ी पर चढ़े। बाकी आप खुद विद्वान हैं, आप खुद समझ सकते हैं। ओके, एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे थे वो सदन में, उसके बाद स्थगित करना पड़ा सदन को। मतलब बहुत आक्रामक इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे दिखाई दिए हैं। बच्चों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर वो गुस्सा सदन में भी दिखाते हैं आपको। एक बहुत दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे हॉस्पिटल में सुनना चाहिए। इस तरीके का आक्रामक रुख मल्लिकार्जुन खड़गे ज्यादा आपको अपनाते हुए नजर नहीं आते हैं, लेकिन वहां सदन में उन्होंने हाथ ऐसे उठा कर कहा कि बच्चों पर लाठीचार्ज किया है, इस पुलिस ने उन मासूम बच्चों पर अटैक किया है। बगल में उनके सोनिया गांधी बैठी हुई थी और आपको देखिए नए नवेले सांसद बने पवन खेड़ा भी वहां रणदीप सुरजेवाला के बिल्कुल बगल में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। पीछे की तरफ जयराम रमेश आगे उनके बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ये सारी बातें जब उन्होंने कही तो राहुल गांधी से जब कल पूछा गया था कि बताइए इस पर, तो उन्होंने इंस्टाग्राम तो बाद में उन्होंने अपनाया, उससे पहले उन्होंने कहा इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। राधिका खेड़ा जी, फंस गई है सरकार, ना विपक्ष बख्शने के मूड में है और ना सीजेपी अपना प्रोटेस्ट पीछे लेने के मूड में है। रूबिका जी, विपक्ष तो खुद ही देश की जनता द्वारा 12 साल से बख्शा नहीं जा रहा है। आपको याद है ना, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो यही विपक्ष के प्रधानमंत्री थे। आज खड़गे साहब ऐसे ऐसे हाथ हिला के बोल रहे हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था, अरे ये तो बाहरी ताकतें हैं, फॉरेन पीपल आर नॉट हैप्पी कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग। आज उन्हीं ताकतों, वही आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रायोजित कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट के साथ तो ताल मिला रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही, दो चीजें जो एक तो बार बार बोला जा रहा है कि हमारा नंबर बताइए, हमारा नंबर बताइए, हम खड़े हैं, और हमेशा की तरह एक झूठ की तरह एक पता नहीं किस तरीके से राधिका जी एक सेकंड, प्रियंका गांधी कुछ कह रही हैं संसद में जाने से पहले, सुन लेते हैं। They struggle, they have to go to coaching centers, all sorts of things. They face immense struggles basically because they want a bright future for themselves. And they see that there's a possibility for a future. And you're just destroying that future. So this is a very deep problem. This problem has been there for many years and we have been talking about it for many years. I remember when I was in UP, I was taking this problem up because every young person I met, you will not believe, I met a person who was 28 years old and he was crying because he said that every time he has given the exam, and he has given the exam so many times, it's the paper leaks, something goes wrong, and he's at the same time he feels कह रही है इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और 28 साल के एक युवा से मिली जो पेपर दे देकर थक गए थे क्योंकि बार बार लीक हो रहा था, बार बार सिस्टम खराब हो रहा था। राधिका जी बात खत्म कीजिए अपनी जगह। मुझे ना हंसी आ रही है आज प्रियंका वाड्रा की ये बात सुन के। कह रही है कि मैं यूपी के समय से उठा रही हूँ,
75 इयर्स इनके खानदान में कांग्रेस की सरकारों ने रूल किया इस देश को, लेकिन फिर भी इन्होंने, और कितने पेपर लीक है ये सारे शायद भूल गई अपनी दादी के समय, अपने पापा के समय और अपनी मम्मी और भाई की रिमोट कंट्रोल की सरकार के समय। और देखिए ना, इतने साल इनकी सरकारें रही, ना इनके पिताजी, ना इनकी दादी, ना इनके परनाना जी, ना इनकी मम्मी, ना इनके भाई, किसी ने भी इस देश में ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं बनाए कि खुद राहुल गांधी भारत में पढ़ सके या प्रियंका वाड्रा के दोनों बच्चे भारत में पढ़ सके। सब जी विदेश जाते हैं ना, अखिलेश यादव जी के बच्चे यूपी में कहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूंगी, 10 सेकंड दीजिएगा। यहाँ पे बड़ी तारीफ हो रही है डिम्पल यादव जी की, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आज वो वहां गई, लेकिन क्या वो लोग कर्मचारी जो मनरेगा आंदोलन के लिए 15 जुलाई को बैठे हुए थे रेगुलराइजेशन के लिए, जब लाठीचार्ज किया गया था पंजाब की सरकार द्वारा उनके ऊपर, तब उनके ऊपर खूब वाटर कैनन और टीयर गैस इस्तेमाल हुए थे, तब वो लोग नहीं दिखे थे। किसान आंदोलन के एक हो रहा था जो पंजाब सरकार के खिलाफ, जिसमें 300 से ज्यादा किसान उठाए गए, उनके टेंट मार पीट के भगाए गए, वाटर कैनन टीयर गैस फिर चलाए गए, तब नहीं दिखाई देगा। और ये पिछले 1-1.5 साल की है, जब ईटीटी और टीईटी पास छात्र आंदोलन कर रहे थे संगरूर में, भगवंत मान के निवास की तरफ मार्च कर रहे थे, दौड़ा के लाठीचार्ज और वाटर कैनन हुए थे, तब किसी को दिखाई नहीं दिया। चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पंजाब के टाइम पे, जब पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर रहे थे, और जो कौमी इंसाफ निवान जी जवाब दे दीजिए, आपका लाठीचार्ज क्या है? घेवर पे रसमलाई और रसमलाई पर रबड़ी। देखिए, परेशानी ये है कि बीजेपी नॉन सीरियस है। इनसे आप जब भी मुद्दों की बात करेंगे, इधर उधर के हंसी ठहाके लगाने लग जाएंगे। अभी इनको हंसी आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले। देखिए, हंसने का मुद्दा नहीं है ये सीरियस मुद्दा है। आज हमारे देश में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। रूबिका जी, क्या प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला? आज हमारे देश में जिन पेरेंट्स के बच्चे चले गए हैं, उनके लिए एक शब्द कहा गया? आज वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कीजिए, बस इतनी सी डिमांड है। आप उनमें आतंकवादी ढूंढ रहे हैं, आप उनमें मिलिटेंट्स ढूंढ रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों पे पत्थर मारने से रिफॉर्मेशन आता है। एजुकेशन मिनिस्टर को सैक कर दीजिए, एजुकेशन रिफॉर्म कर दीजिए, और जिन लोगों ने सुसाइड करी है उनको मुआवजा दे दीजिए। ओके निवान, भविष्य खत्म हो गया है। जो बात आप कह रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर को सैक कर लीजिए, रिफॉर्म लेकर आ जाइए, और जो भी लूप होल्स हैं उनको किसी तरीके से दुरुस्त कर लीजिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। राधिका जी 1 सेकंड रुकिए। मलूक नागर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव आरएलडी के। मलूक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूर्व सांसद भी। मलूक जी बताइए, ये इस्तीफा जो है क्यों नहीं हो रहा है? भाई ये लोग कह रहे हैं इस्तीफा ही तो है, क्यों नहीं हो रहा है? देखिए रूबिका जी, पहले तो हमारी तरफ से सरकार की पूरी सहानुभूति है सारे स्टूडेंट्स के लिए, देश के सारे लोगों के लिए। और आज अगर पेपर लीक हुआ है तो हम पिछली 70 साल में जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज की अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, ना, बिल्कुल नहीं। पर इसलिए जाना पड़ रहा है कि जो 75 साल के करीब 70 साल के करीब से होता आ रहा है, तो सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया। तमाम उपाय जो अपनाने चाहिए थे वो अपनाए। पेपर जहां से चलता है, फोर्स भारत सेना पे पूरा विश्वास होता था कि वो मिल नहीं सकते किसी से, और हेलीकॉप्टर से लेके जहां से चलता है, बीच में जो चांसेस थे वो बंद करे, वहां तक लेके आए, और जांच सीबीआई को दी, एफआईआर कराई, अरेस्ट कराए, और तमाम साधन लगा करके, और जो फिर उस एग्जाम को सफल भी कराया। और जहां तक बात इन लोगों की है जो यहाँ पक्षधर बैठे हैं, जो आज खड़गे साहब वहां गुस्सा कर रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि राजस्थान में कोटा में राहुल गांधी जी जहां ज्यादा स्टूडेंट थे, एक दिन बाद एग्जाम था और एक दिन पहले वहां पे पहुंच गए, तो उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए पहुंचे। बेंगलोर में जिस दिन एग्जाम था, राहुल गांधी और पुरानी बातों को लाकर जस्टिफाई थोड़ी कर सकते हैं। आप लोगों ने तो कहा कि हमारी सरकार जो है वो इस तरीके से चीजों में बदलाव और रद्दोबदल कर देगी कि किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत हुई है ना सर। नीट के एग्जाम में 25 लाख बच्चों को परेशानी हुई है ना सर। 20 लोगों ने आत्महत्या 20 बच्चों ने की है कि नहीं की है? और यहाँ पर मान लीजिए सीजेपी का ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इनमें से कई जो हैं उनके और कुछ एम्बिशंस हो सकते हैं, लेकिन वहां तादाद में जो बच्चे पहुंचे हैं, अलग अलग शहरों से पहुंचे हैं, वो इसी सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पहुंचे हैं ना।
क्या सरकार अहंकारी हो गई है कि उनको देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है? देखिए, ये हम तय करेंगे कि हमें कब बात करनी है, हम तय करेंगे कि किससे बात करनी है, हम तय करेंगे कि टाइम क्या होगा। देखिए, अगर आपकी बात को और आपके आरोपों को हम मना तो कर नहीं सकते, काट भी नहीं सकते, आप गलत कह रही हैं ये भी नहीं कह सकते, पर सहमत नहीं है। अगर ये बात नहीं होती तो क्यों कन्वर्सेशन चल रहा था, क्यों मीटिंग फिक्स हुई, क्यों नड्डा जी ने बात करी, क्यों 10 बजे से ही टेलीफोन पर कन्वर्सेशन हो गया था, ये क्यों जेपी चीजों को नड्डा जी जो ध्यान में 20-21 दिन बात करते हैं, ये तो आप पहले भी कर सकते थे ना, पहले क्यों नहीं किया इसे? आप पहले कोई वक्त निकाल देते। ऐसा प्रोटेस्ट होना जरूरी था, संसद तक मार्च करवाना जरूरी था, बच्चों पर लाठीचार्ज जरूरी था। मुझे आपकी बात सुनने में तो किसी को भी देश में सुनवाएं और किसी को भी ये बताएं कि जो आज हो रहा है पहले इसे और गंभीरता से लेके वहां तक कर सकते थे। ये बात तो सुनने में सही भी लगती है, पर अगर मान लो मैं अपने ऊपर जाऊं कि मैंने उस समय ऐसा करा था, यार पहले ऐसे कर लेता तो क्या होता, आपके ऊपर जाएं कि जो आपने एक्शन अभी 2 महीने पहले लिया है आप 1 साल पहले ले लेती तो अच्छा रहता। तो ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है डिस्कशन, पर आपकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ। जो आज नड्डा जी का हो रहा है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हो सकता था। शिवसेना की पूर्व सांसद, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका जी। अब सवाल ये कि यहां से आगे क्या दिखाई दे रहा है? संसद के दोनों सदन चल नहीं रहे, शुरू होते ही स्थगित हो जाते हैं। यहां पर सीजेपी अपना प्रोटेस्ट वापस लेने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं चलो बातचीत करते हैं। आगे की राह क्या दिख रही है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी रुबिका जी के पिछले 10 साल से जो भी पेपर लीक हुए हैं उसमें करीब 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स प्रभावित हुए हैं। ये ट्रिगर पॉइंट कहाँ से हुआ? ट्रिगर पॉइंट हुआ मई 2024 में। ये 26 में तो मैं बाद में आऊंगी। 24 में धर्मेंद्र प्रधान जी जब 24 का पेपर लीक हुआ था, उन्होंने सदन में आकर कहा था और वादा किया था देश की जनता से और देश के युवाओं से कि वो जो भी उनसे बन पाएगा वो काम करेंगे और वो इंश्योर करेंगे कि फिर से पेपर लीक ना हो। पर क्या हुआ? 2025 में भी पेपर लीक हुआ, पर उसकी आरटीआई ने ज्यादा उसके ऊपर तूल नहीं दिया। फिर 2026 में उनको री एग्जामिनेशन कंडक्ट करना पड़ा। री एग्जामिनेशन नीट पेपर कब कैंसिल हुआ? मई 3 को। आज हम कौन सी तारीख में बैठे हैं? जुलाई में। क्या ये उनकी जवाबदेही नहीं थी सरकार की कि लगातार उनके नेतृत्व में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं और वो उसके बारे में संज्ञान ना ले पाने के साथ साथ बिल्कुल विफल रहे हैं, तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। आज ना कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी होती, ना सोनम वांगचुक यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते। कॉकरोच जनता पार्टी भी कैसे खड़ी हुई? कॉकरोच जनता पार्टी तब खड़ी हुई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके लिए कहा गया था वो कॉकरोच और टर्माइट्स है। ये कौन भूल सकता है? आज आप इस स्थिति पे ले आए हो, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, ये पहले धर्मेंद्र प्रधान नहीं है जो इस्तीफा देते या उनको हटाया जाता। स्मृति ईरानी जी के साथ हो चुका है, ये आरपी निशांक के साथ हो चुका है और प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ हो चुका है। तो ये बड़ा सा अपना ईगो बना लेना कि हम तो अपने सरकार में किसी से इस्तीफा नहीं लेंगे या उनको हटाएंगे नहीं, ये कहाँ का न्याय है? हर सरकार जो भगवान श्री राम की बात करती है, भगवान श्री राम राज्य की बात करती है, वो सरकार तो सबसे पहले जनता के लिए तत्पर होनी चाहिए। आज ये माहौल बना दिया जहां बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, ये कहां तक सही है? सवाल बस ये है, ये तब तक खत्म नहीं हो लग रहा है जब तक सरकार इसका संज्ञान ना लेकर उस पर इस्तीफा की मांग जो कर रहे हैं वो नहीं लेगी। ओके, लेकिन प्रियंका जी वो ये कह रहे हैं कि कल को फिर एक और ग्रुप खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि मुझे फला मंत्री का काम पसंद नहीं आ रहा है। कौन सा ग्रुप? ये सीजेपी की तरह जो है वो सरकार की तरफ से नहीं, पर ये तो आप भी जानती हैं, आप तो हिस्सा रही हैं सदन का भी, कि मंत्री का इस्तीफा भर हो जाना क्या सिस्टम को दुरुस्त कर देगा? और ये कहने पर मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं इसके सपोर्ट में हूं, कि मैं इसके अगेंस्ट खड़ी हूं। अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट, लेकिन क्या इस्तीफे भर से काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये सबसे पहला कदम होगा इस्तीफा लेना। दूसरा जो मेजर होगा वो ये होगा कि खुद प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी देश के इंपॉर्टेंट मंत्री हो, वो आकर जनता से ज्यादा युवाओं को यह आश्वासन दे कि आने वाले समय में
जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स बन पाएगा सरकार उसको करेगी। सरकार इसके लिए तत्पर है, सरकार युवाओं के तो लिए यहाँ काम कर रही है। आपने 3 बिंदु बताए हैं। इस्तीफा एक बार अगर हो जाता है, दूसरी बात रूबिका जी, एक सेकंड, ऑलराइट रूबिका जी मैं एक बात कंप्लीट कर लूं प्लीज, एक बात कंप्लीट कर लूं। आपने कहा इस्तीफे से क्या हो जाएगा, फिर कोई और गुट आकर कह देगा इस्तीफा दो इस्तीफा दो। क्या मुझे आप बताइए पिछले 14 साल में किस तरीके का ये प्रोटेस्ट बना है जो अब सामने बनकर खड़ा हुआ है, और कौन से ऐसे हैं जिसके दबाव में केंद्र सरकार ने इस्तीफा लिया है? सो ये कह देना कि इस्तीफे से क्या हो जाएगा और दूसरा कोई गुट खड़ा हो जाएगा, मांग करेगा, मांग चलती रहेगी। कितना सीरियस वो प्रॉब्लम है ये जानना जरूरी है। मैंने आपको भी आंकड़े दिए हैं, 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मुंबई से लोग बच्चे जो हैं दिल्ली पहुंचे हैं कल के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। नहीं प्रियंका जी, आज इस बात पे कोई डिबेट कर ही नहीं सकता है। पाकिस्तानी फंडेड है, डीप स्टेट फंडेड और है। आपने तो ये आंकड़ा भी गिना दिया, 7.5 करोड़। इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसीलिए आज सब एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। लेकिन बात वहां आ जाती है जब उसमें कुछ ऐसे तत्व भी दिखाई देते हैं जो चारों तरफ से हंगामा करते हैं, तरह तरह की फप्तियां। आप खुद एक महिला हैं, मैं आपके पास इस मसले को लेकर आऊं उससे पहले जरा एक बार जंतर मंतर का रुख कर लेते हैं। उस लोकेशन पर मेरे सहयोगी अभिषेक राज मौजूद हैं, वो जरा हमें बताएंगे वहां इस वक्त स्थिति क्या है। अभिषेक, कल रात को हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें तमाम सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो स्टेज पर थे, फिर उसके बाद एक और तस्वीर आई जहां पर सीजेपी के तमाम वो चेहरे और प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए थे। नाउ व्हाट, क्या सीन है अभी? देखिए बिल्कुल जंतर मंतर पे हलचल तो है, क्योंकि अगर जंतर मंतर के बाहर की बात करेंगी तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, सबको तैनात किया गया है, भारी बैरिकेडिंग की गई है। अंदर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं जहां पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां भी देखिए तो खचाखच जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सुबह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। हालांकि अर्ली मॉर्निंग में इतने भीड़ नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, ढल रहा है, वैसे वैसे जो भीड़ है वो प्रोटेस्टर्स की बढ़ती जा रही है। और आप देखेंगे तो मंच के सामने जो है वो काफी ज्यादा भीड़ आपको प्रोटेस्टर्स की नजर आएगी। मंच पे इस वक्त अभिजीत दीपके मौजूद हैं, साथ ही साथ जो कॉकरोच पार्टी के तमाम जो सपोर्टर्स हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं। हालांकि सौरभ अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग हम देख रहे हैं कि यहां पर आ रहे हैं, अपना सपोर्ट दे रहे हैं। कल जो घटना हुई है और उस घटना के बाद आज हालात ना बिगड़े किसी भी तरीके से, आज कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसको लेकर जो पुलिस है वो हाई अलर्ट पे है। यही कारण है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट के दोनों तरफ के जो रास्ते हैं, दोनों तरफ का जो ये पूरा एरिया है, इसको एक तरीके से हम कहें तो बंद कर दिया गया है। आप देखेंगी तो यहाँ पे मोटे मोटे जो रस्सी हैं वो लगाकर बैरिकेड्स जो हैं उनको यहाँ पर बंद किया गया है, ताकि इसको कोई तोड़ ना पाए, इसको कोई खोल ना पाए। इस तरीके से जो बैरिकेड्स हैं उनको बांधा गया है और कोशिश की जा रही है। एक सेकंड रोक, बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यूं ही हम उठे, यूं ही एक शब्द बोले, एक ही शब्द, तो माइक ऑफ हो गया, बंद हो गया। ये डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी में अगर डिबेट नहीं चाहते आप, डेमोक्रेसी में अगर आप हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं, तो हम कहाँ जाए? और वो भी स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स बाहर से आए हैं, हर कोने कोने से आकर अपने बात को रखने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी जानना चाहते थे कि वो नड्डा साहब से क्या बात किए, हम ये भी जानना चाहते थे उसके बाद में इनकी जो इंटरनल होम मिनिस्टर ने बुला के इंटरनल मीटिंग की, उसमें आपने क्या किया, क्योंकि ये जनता को बताना जरूरी है और पूरे देश के युवकों को भी बताना जरूरी है, स्टूडेंट्स को बताना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते थे कि इसके ऊपर डिस्कशन हो और डिस्कशन के बाद होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट करे और दूसरे जो फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने आज सदन में उठाकर इसको जो सारे देश को बताना चाहते थे, उन्होंने हमारा मुंह बंद कर दिया। डेमोक्रेसी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दिख रहा है और मैं 60 साल में ऐसा तरीका जो सरकार ने आज ढूंढा है ऐसा कभी नहीं देखा। मैं 14 बार
असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा सब देखा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि तुम ऑलराइट, अब मेरे पास वक्त की कमी है, कुछ ही सेकंड्स और कुछ ही मिनट मेरे पास मौजूद है। हालांकि खड़गे साहब को किसी ने बताया ना कि उनकी पूरी बात हमने सुनी है, स्थगित हुआ सदन, उससे पहले जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो पूरे देश ने सुना है, माइक ऑफ होते हो हमने नहीं सुना है। आखिरी के कुछ सेकंड्स मेरे पास बचते हैं, इनफैक्ट मिनट बचते हैं, तो कुछ सेकंड्स में देना चाहूंगी। सबसे पहले मलूक जी आप कहना चाहते थे 30 सेकंड में, फिर प्रियंका जी आप 30 सेकंड में, और बाकी सारे मेहमान 30-30 सेकंड। मलूक जी आती हूँ, राधिका जी आपके 30 सेकंड सर। देखिए प्रियंका जी ने कहा कि शायद इसीलिए सीजेपी पार्टी अस्तित्व में आ गई। इन्हें सीजेपी पार्टी से दिक्कत है या जो स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत हो रही है ये। अभी खड़गे साहब ने कहा माइक बंद कर दिया, अरे माइक बंद कर दिया पूरे देश ने देखा है, तुम चीख चीख के बोल रहे हो, तो माइक बंद कहाँ कर दिया, क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर ये प्रश्न पूछ रहे हैं खड़गे साहब तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि विपक्ष की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कम से कम आपस में सफल इंडिया पूछ रही है। हाँ प्रियंका जी, मुझे देखिए रुबिका जी, मुझे किसी की भी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या वो बोल रहे थे मुझे पता नहीं है। पर मैं आपके सामने बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं कि देखिए पुलिस के साथ मारधाड़ हुई और मैं उसके साथ उसकी घोर से घोर निंदा करती हूँ। पर मैं आपके लिए सिर्फ 60 सेकंड आपसे मांग रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ आप बस ये ऑडियो क्लिप सुनिए। वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। जब शुरू किया था तब मैं इसलिए आया था और कल उसको 1 महीना पूरा हुआ और 1 महीने पे मेरे को मंथली श्रद्धांजलि क्या मिलेगी मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए जो बैठे थे उनको भी गायब कर दिया। तो मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा। जब शुरू किया था तब आया था, तब भी बात की थी मत करिए गवर्नमेंट बेकार है, मैं खुद लड़ता हूँ। ये एक पिता की आवाज है जिनका बेटा नीट एग्जाम के चलते उसने आत्महत्या कर ली। ये गुजरात से आए हैं, उनका एक दूसरा बेटा है जो तैयारी कर रहा है। तो वो आकर कह रहे हैं, उसी जंतर मंतर पर आकर कह रहे हैं कि मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं, एक बेटा मैंने खो दिया है, दूसरा बेटा ना खो, और ये सरकार उनका इस्तीफा ले एजुकेशन मिनिस्टर का। हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कि ऐसे तत्व आ गए जिन्होंने वायलेंस क्रिएट किया। आपसे मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि आप लोगों के पास मीडियम है, आप लोग मीडिया हैं, आप पत्रकार हैं, कि ऐसे माँ बाप की भी व्यथा जनता तक पहुंचाएं और उस दूंगी भरी सरकार तक पहुंचाएं। नहीं, आप खुद जिनसे ये अपेक्षा थी जब ये माँ बाप ने वोट किया था। बिल्कुल सही कह रही हैं, उनका भविष्य अच्छा होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, माँ हूँ, नो इफ एंड नो बट, लड़के की माँ हूँ। एब्सोल्युटली, वो पीड़ा हम सबको है, हम सबको है। पॉलिटिक्स, आई एम आस्किंग एज एन इंडियन। एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड, और हम सब भी यही मांग कर रहे हैं। लेकिन अनंत विजय जी वो कह रहे हैं कि बच्चे मर गए, आत्महत्या कर ली। अनंत जी 1 सेकंड, राधिका खेड़ा इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रही है। हाँ राधिका जी। रुबिका जी 40 सेकंड दीजिएगा। आज मैं उस महिला के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ डिबेट कर रही हूँ जिसने मुझे डिबेट करना सिखाया, लेकिन मैं आज उनसे पूछना चाहती हूँ कि इस्तीफा क्या हर चीज का इलाज है? इस्तीफा लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में महबूब नगर रेल हादसे के बाद दिया था। उसके महज 3 महीने बाद अरियालू रेल दुर्घटना हो गई थी। ए राजा ने 2010 में इस्तीफा दिया था। क्या उसके बाद वहां पे सिस्टम में यूपीए सरकार में स्कैम होने रुक गए थे? पवन बंसल ने 2013 में इस्तीफा दिया। क्या उसके बाद रेलवे में सुधार आ गया था यूपीए सरकार में? अश्विनी कुमार ने 2013 में दिया, वीके कृष्णा मेनन जी ने 1962 में दिया वॉर के बाद। क्या सारे सुधार हो गए थे? क्या राधिका जी इस्तीफा सिंबॉलिक होता है? नहीं, इस्तीफा सिंबॉलिक होता है, लेकिन जिस तरह नो सरकार को कॉन्वर्सेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। अब आप कर ही रहे हैं, आप पिछली हिस्ट्री बताकर आज की तारीख में जो हो रहा है उसे जायज नहीं ठहरा सकती हैं। नो, यू हैव टू हैव एम्पैथी, आपको एम्पैथी रखनी पड़ेगी। अगर नहीं रखेंगे, ये जेन ज़ी है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ये जनरेशन, ये आप भी जानती हैं। मैं बिल्कुल नहीं ले जा रही हूँ। यू नीड टू हैव एम्पैथी। आपको एक ट्रैक 2 तैयार करना था और पहले ही कर देना था। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।